Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हात सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15th और 16th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. स्क्रीन पे आप कुछ कीवर्ड्स देख रहे होंगे और इन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, किस वजह से आजकल न्यूज़ में आ गई है ये. फिर हम देखेंगे कि ईस्टर्न ब्रिज और अल नजा एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ ओमान कंडक्ट करता है, यानी कि ये जो एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं ये किस दो कंट्रीज के बीच में होती हैं. फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को कब फॉर्म किया गया था. सोयूज स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री का है. मिशन मौसम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और फिर लास्ट में बात करेंगे नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे की, इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू है जो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री. हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. किस वजह से न्यूज में आई है? क्योंकि हाल ही में यूनियन कैबिनेट, जिसको कि चेयर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, अप्रूव कर दिया है 4th फेज इस योजना का. इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बेसिकली लॉन्च किया गया था 25th ऑफ दिसंबर इन द ईयर 2000. किस लिए? पर्पस क्या था? रूरल एरियाज को कनेक्ट करना विद ऑल वेदर रोड्स, जिससे कि पॉवर्टी रिड्यूस हो सके. ठीक है, तो इसका जो 4th फेज है ये रन करेगा अगले 5 सालों तक के लिए, यानी कि 24 to 2029, और इसके लिए बजट तैयार किया गया है 70,125 करोड़ रुपीस का. ठीक है, और याद रखिएगा इसको शेयर करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये जो अमाउंट है इसमें दोनों का शेयर रहता है. टारगेट यहाँ पे क्या है? लगभग 62,500 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स को अपग्रेड और बिल्ड करना, जिससे कि 25,000 हमारे अनकनेक्टेड विलेजेस को हम कनेक्ट करा सकें. ठीक है, इसमें जो प्रीवियस फेजेस थे वहां पे फोकस था कि रूरल रोड्स को अपग्रेड करना, जिससे कि लोगों का एक्सेस बढ़ सके टू द मार्केट्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. फाइन, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया गया था 2000 में. न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि इसका जो 4th फेज है हाल ही में उसको अप्रूव कर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग. आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को. तो उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. मेन पर्पस क्या है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का? तो रूरल एरियाज को कनेक्ट करना विद ऑल वेदर रोड्स. फाइन, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ चीजें देखते हैं. कौन सा एक मेजर रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जिसका फोकस है एम्प्लॉयमेंट गारंटी इंडिया के अंदर? तो ये है MG नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंदर 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट को गारंटी किया जाता है हर फाइनेंशियल ईयर में हमारे रूरल हाउस होल्ड के लिए. ठीक है, पर्पज यहाँ पे क्या होता है इसका? लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इन्हांस करना, और टारगेट करता है यहाँ पे ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को. फाइन, कौन सी एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने हाउसिंग को प्रोवाइड करने के लिए टू द रूरल पुअर? दिस इज प्रधानमंत्री आवास योजना. ओके, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था. पर्पस था पक्का हाउसेस प्रोवाइड करना बेसिक एमिनिटीज के साथ सभी रूरल पुअर फैमिलीज को जो कि इसके बेनिफिशरीज हैं. ठीक है, तो एलिजिबल बेनिफिशरीज को फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही थी फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन. ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कब इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुआ था? सो दिस इज द ईयर 1979. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली ओमान होस्ट ईस्टर्न ब्रिज 7 एंड नजा 5 एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ विच कंट्री? हाल ही में ओमान ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 और नजा 5 अभ्यास की मेजबानी करी है? द करेक्ट आंसर इज इंडिया. ये दोनों एक्सरसाइजेज इंडिया और ओमान के बीच में होती हैं. तो इंडिया और ओमान की जो मिलिट्री फोर्सेज हैं ये कंडक्ट कर रही हैं बायलेटरल एक्सरसाइजेज को सितंबर मंथ में टू स्ट्रेंथन देयर डिफेंस टाइज. ओके, तो इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 में, जो कि कंडक्ट हो रहा है एयरफोर्स बेस ओमान में फ्रॉम 11th to 22nd ऑफ सितंबर 2024. और यहाँ पे जो इंडियन
कंटिजेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। फॉर एग्जाम्पल मिग 29 हैं यहाँ पे, जैगुआर फाइटर प्लेन्स गए हैं हमारे पार्टिसिपेट करने, इसके अलावा C-17 ग्लोबमास्टर 3 ट्रांसपोर्ट प्लेन भी गए हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पहली बार कंडक्ट हुई थी 2009 में और इससे इंटरऑपरेबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस इनहांस होती है दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडियन आर्मी इसके अलावा पार्टिसिपेट कर रही है अल नजह 5 एक्सरसाइज में, कब से कब तक 13 to 26 ऑफ सितंबर तक, और ये भी ओमान में ही हो रही है। यहाँ पे फोकस क्या है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के ऊपर ज़्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंस दी जा रही है उनको, और डेजर्ट वॉरफेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये बाइनल लेवल पे होती हैं और एक साल ये इंडिया में होती है, फिर अगली बार ओमान में होती है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि ईस्टर्न ब्रिज और अल नजह एक्सरसाइजेज इंडिया और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेज हैं। इस साल दोनों के लिए वेन्यू कौन सी जगह है, इट इज़ द कंट्री ओमान। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी मिग 29 की। तो मिग 29 पहली बार सर्विस में कब एंटर हुई थी विद द सोवियत यूनियन, दिस इज द ईयर 1982। ठीक है, और कौन सी कंट्री की एयरफोर्स है जो ऑपरेट करती है लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ मिग 29 को आउटसाइड रशिया, दिस इज द कंट्री इंडिया। यहाँ पे हमने बात करी जैगुआर्स फाइटर प्लेन की, तो कौन सी दो कंट्रीज हैं जो कि ओरिजिनली डेवलप कर चुकी हैं जैगुआर फाइटर प्लेन को, यानी कि कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया था, दीज कंट्रीज आर यूके एंड फ्रांस। और प्राइमरी रोल क्या होता है जैगुआर फाइटर प्लेन का इन द इंडियन एयरफोर्स, प्राइमरी पर्पज है ग्राउंड अटैक एंड क्लोज एयर सपोर्ट। ठीक है, और पहली बार इसको कब सर्विस में इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो 1973 में। और कौन से प्लेन की यहाँ पे बात हुई थी, C-17 ग्लोबमास्टर 3 की। कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, याद रखिएगा बोइंग कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और पहली इसने अपनी मैडन फ्लाइट कब स्टार्ट की थी, तो दिस इज द ईयर 1991। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Recently, where was the second international conference on green hydrogen held? हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, कब किया था, ऑन 11th ऑफ सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है, आंसर है भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। कब से कब तक, 11th to 13th ऑफ सितंबर 2024। पर्पस क्या था, इंडिया को पोजीशन करना एज अ ग्लोबल लीडर इन द ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। तो फोकस है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन। ओके, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अलॉन्ग विद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स ऑफिस। तो आपको बस वेन्यू याद रखना है कि सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कंडक्ट की गई है नई दिल्ली में। ठीक है, जो ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं ये प्राइमरीली किस चीज़ से डिराइव किया जाता है, तो वाटर में क्योंकि H2O होता है इसमें हाइड्रोजन को सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। कौन सी गैस रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, सो दिस इज ऑक्सीजन, राइट। फिर भारत मंडपम के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर है नई दिल्ली, और यहाँ पे डिफरेंट तरीके के कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स और डिफरेंट इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो ओवरसी करती है रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स को इंडिया के अंदर, दिस इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? हाल ही में खबरों में रहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, 2023। ओके, तो नेचुरल जियोग्राफिक आइसोलेशन अकर हो रहा है अमंग द एशियाटिक लॉयंस इन गुजरात, इसी वजह से ट्रांसलोकेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के डायरेक्टर का। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑन 9th ऑफ अप्रैल 2023 और ड्यूरिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, पर्पस यहाँ पे क्या था इस चीज का, पर्पस था 7 बिग कैट स्पेशीज को यहाँ पे कंजर्व करना, और ये जो 7 बिग स्पेशीज की बात हो रही है ये कौन कौन सी हैं, तो ये हैं टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। ठीक है, और इनके हैबिटाट्स को भी यहाँ पे कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। ये अलायंस जो है ये कवर करता है 97 रेंज कंट्रीज को, और यहाँ पे फोकस है नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसोर्स सपोर्ट। इंडिया सपोर्ट करता है इस अलायंस को विथ 150 करोड़ रुपीज अगले 5 सालों के लिए, और इसका हेडक्वार्टर्स भी इंडिया के अंदर है और साथ ही इसका एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था 2023 में।
क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग? किस साल में इसको लॉन्च किया गया? 2023 में। कौन सी कंट्री में इसका हेडक्वार्टर्स है? तो इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। और एशियाटिक लॉयंस की बात करें तो प्राइमरी हैबिटाट कौन सा है एशियाटिक लॉयंस का? तो ये ज्यादातर गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया के अंदर कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। और जब ये लॉन्च किया गया था उस टाइम पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? सो दैट वाज इंदिरा गांधी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडमिनिस्टर करती है प्रोजेक्ट टाइगर को? दिस इज NTCA, मीन्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ओके। 7 बिग कैट स्पीशीज में जो हमने प्यूमा की बात की थी, प्यूमा कहाँ पे पाए जाते हैं? प्यूमा ज्यादातर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी लोकेशन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयूज स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच कंट्री? हाल ही में समाचारों में रहा सोयूज अंतरिक्ष यान किस देश का है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, रशिया। सोयूज स्पेसक्राफ्ट रशिया का है। इसमें 2 रशियंस और एक अमेरिकन है और ये स्पेसक्राफ्ट हाल ही में डॉक कर चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ, ठीक है। इसी वजह से न्यूज में आ गया था। सोयूज बेसिकली एक रशियन स्पेसक्राफ्ट है और साथ ही ये लॉन्गेस्ट रनिंग ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम रहेगा पूरी हिस्ट्री में, ओके। तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है कॉस्मोनॉट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स को टू एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और एक टाइम पे ये अपने साथ 3 लोगों को कैरी कर सकता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी सप्लाईज वगैरह भी मौजूद हैं लाइक फूड एंड वाटर। 1 सोयूज डॉक रहेगा एट द आईएसएस एज एन इमरजेंसी एस्केप पॉड। इस स्पेसक्राफ्ट में 3 तरह के मॉड्यूल्स हैं। पहला है द ऑर्बिटल मॉड्यूल क्रू लिविंग के लिए, सेकेंड है द डिसेंट मॉड्यूल फॉर सेफ री एंट्री, और थर्ड है फॉर लाइफ सपोर्ट, ओके। तो सोयूज रॉकेट लॉन्च करता है कैप्सूल को, फिर वो स्पेस में पहुंचता है इन जस्ट 9 मिनट्स, फाइन। तो सोयूज स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री का है? आंसर है रशिया का। और न्यूज में क्यों आया? क्योंकि इसने कैरी किया है अपने साथ 2 रशियन और एक अमेरिकन को, और हाल ही में डॉक कर चुका है एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ओके। सोयूज स्पेसक्राफ्ट को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 1967 में। कितने लोग एक टाइम पे इसमें रह सकते हैं? तो ये सिर्फ 3 लोगों के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। और क्या नाम है इसके 3 मॉड्यूल्स के, ये जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट है ऑर्बिटल मॉड्यूल, सेकेंड है डिसेंट मॉड्यूल और थर्ड है इंस्ट्रूमेंटेशन मॉड्यूल, ओके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आजकल काफी न्यूज में है बिकॉज ऑफ सुनीता विलियम्स एज वेल। और कब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था? 1998 में। कौन सी स्पेस एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व थी इस प्रोग्राम में? फर्स्ट है नासा, सेकेंड है रॉसकॉस्मोस, थर्ड है जक्सा, फिर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फिर है CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। रॉसकॉस्मोस रशिया की पार्टनर है, ठीक है। फिर हाउ मेनी क्रू मेंबर्स कैन द आईएसएस सपोर्ट एट मैक्सिमम कैपेसिटी? मैक्सिमम ये 6 लोगों को एक टाइम पे अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात करेंगे अगर, तो पहले ह्यूमन कौन है टू ट्रेवल इनटू स्पेस? दिस इज वेरी फेमस, यूरी गागरिन, राइट। यूरी गागरिन एक सोवियत एस्ट्रोनॉट थे और ये स्पेस में गए थे इन द ईयर 1961। इनके स्पेसक्राफ्ट का नाम था वॉस्टॉक, ठीक है। फिर कौन से साल में फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कंडक्ट हुई? सो दिस इज द ईयर 1961। और अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था जिसने पहली बार ह्यूमंस को कैरी किया टू द मून? दिस इज अपोलो 11। नासा ने अपोलो 11 को लॉन्च किया था कब? 1969 में, जिसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले एस्ट्रोनॉट बने थे टू वॉक ऑन द मून, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड न्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सुनीता विलियम्स किस वजह से आजकल न्यूज में है? क्योंकि वो अलोंग विद 1 मोर मेंबर फंस गई हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, क्योंकि जिस स्पेस क्राफ्ट से वो गई थी उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आ चुके हैं, तो उससे वापस नहीं आया जा सकता, राइट। तो पहले तो वो 8 डेज की फ्लाइट थी, सिर्फ 8 दिन में सुनीता विलियम्स को एक्सपेरिमेंट्स करके वापस आने थे। लेकिन अब क्या है कि ये जो ट्रिप है बहुत लंबी हो गई है और लगभग अभी 6 से 7 महीने उनको और वहां पे रहना पड़ सकता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फरवरी में उनको वापस बुलाया जाएगा, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ऑल्दो वो फंसी जरूर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, लेकिन वहां पे ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इंसानों के रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर मिशन मौसम? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिशन मौसम के लिए कुल कितना वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, 2000 करोड़ रुपीज, ठीक है।
यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है मिशन मौसम को, जिसके लिए बजट तैयार किया गया 2000 करोड़ रुपए का अगले 2 सालों के लिए। ठीक है, पर्पस यहाँ पे क्या है, इंडिया के वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च को इनहेंस करना, इस रिगार्डिंग सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज को भी बढ़ाना। मिशन मौसम का फोकस है वेदर सर्विलांस को इंप्रूव करना, फोरकास्टिंग बढ़ाना, साथ ही मैनेजमेंट को बढ़ाना यूजिंग द एडवांस्ड सिस्टम्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को, इंक्लूडिंग द मॉनसून फोरकास्ट और एक्सट्रीम वेदर अलर्ट्स वगैरह, इससे पता चल जाएंगे, एयर क्वालिटी अपडेट्स हमें मिलती रहेंगी। तो इसको इंप्लीमेंट करती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज IMD, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो इससे डिफरेंट सेक्टर्स को फायदा पहुंचेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एविएशन एंड एनर्जी। ठीक है, तो टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने मिशन मौसम के लिए? आंसर है 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, कौन सी इंडिया की इंस्टीट्यूशन है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एनुअल मॉनसून फोरकास्ट? दिस इज IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। और क्या टर्म यूज होता है to refer to the periodic transition of wind patterns and precipitation associated with the onset of the monsoon season? This is monsoon onset and retreat. Okay, moving to question number 7. Which day is observed as National Forest Martyrs Day every year? हर वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? The correct answer here is A option, 11th of September. ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 11th ऑफ सितंबर को इंडिया के अंदर। किस लिए? उन सभी लोगों को ऑनर पे करने के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया है प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया है, अपनी जान का बलिदान देखें, उनको हम बेसिकली रिकॉग्नाइज या ऑनर करते हैं। इसको स्टैब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। कब किया था? 2013 में। इसके थ्रू कमेमोरेट किया गया है 1730 के खेजारली मैसेकर को, जहां पे बिश्नोई कम्युनिटी के मेंबर्स ने ट्रीज को डिफेंड किया था। ठीक है, तो ये दिन हाईलाइट करता है कि क्या इंपॉर्टेंस है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने की, और फॉरेस्ट गार्ड्स और रेंजर्स और जो भी ऑफिसर्स थे उनको ऑनर करने की। इसके लिए डिफरेंट इवेंट्स और एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं नेशन वाइड लेवल पे, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और ये सर्व करता है एज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द इंडिविजुअल्स जो कि डेडिकेटेड होते हैं इंडिया के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं हर साल? आंसर इज 11th ऑफ सितंबर। ओके, कौन सी कम्युनिटी प्राइमरली इन्वॉल्व थी इस खेजारली मैसेकर में? आंसर है बिश्नोई कम्युनिटी। कौन से साल में ये मैसेकर हुआ था? 1730 में। कौन से स्टेट में ये मैसेकर हुआ था? तो आंसर इज राजस्थान। ठीक है, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें तो कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका पर्पस है डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को देखना? दिस इज UNCCD, मीन्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली एम्फेसाइज किया जाता है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस की तरफ, और ये अलाइन करता है विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ 15। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने स्टैब्लिश किया था इस दिन को? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन से साल में हमने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था? दिस इज द ईयर 2013। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. Recently, which state has topped in the country among states for having Ayush facilities at all the primary health centers in urban areas? हाल ही में शहरी क्षेत्रों में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा है? The correct answer here is A option, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लीड कर रहा है in having the आयुष facilities at all 328 primary health centers इन द अर्बन एरियाज, एंड इसी के साथ ये 3rd पोजीशन पे रैंक करता है इन द ट्राइबल एरियाज विथ 228 आयुष डॉक्टर्स। ओके, तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ की रैंक 1st और 2nd रही इन आयुष डॉक्टर्स रिस्पेक्टिवली। स्टेट में बेसिकली जो इनके नंबर ऑफ सब हेल्थ सेंटर्स हैं रूरल एरियाज के अंदर वो इंक्रीज हुए हैं सिंस 2005, और इसके अलावा मध्य प्रदेश रहा टॉप 3 में फॉर सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जहां पे इनके पास 144 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टाफिंग में और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी में इन अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश स्टेट ने टॉप किया है इन द कंट्री अमंग द स्टेट्स फॉर हैविंग आयुष फैसिलिटीज एट ऑल द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द अर्बन एरियाज। ओके, मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल।
कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यहाँ पे लोकेटेड है? इट इज द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। कौन सी रिवर है जो फ्लो होती है थ्रू द सिटी ऑफ इंदौर इन मध्य प्रदेश? इट इज द सरस्वती रिवर, ठीक है। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया के अंदर जो ओवरसी करती है आयुष को इंडिया में? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एक सेपरेट इसके लिए मिनिस्ट्री डेडिकेट की गई है, ठीक है। ओडिशा की बात करें तो यहाँ का एक कौन सा फेमस क्लासिकल डांस है? आंसर है ओडिशी। नाम से ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ का डांस है। और कौन सा फेमस टेम्पल है जो लोकेटेड है पूरी ओडिशा में? इट इज द जगन्नाथ टेम्पल। मेन लैंग्वेज कौन सी यहाँ पे बोली जाती है? इट इज द ओडिया। फिर छत्तीसगढ़ की हमने यहाँ पे बात की थी, तो छत्तीसगढ़ में एक कौन सा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है? इट इज द कांगर घाटी नेशनल पार्क। कैपिटल सिटी कौन सी है छत्तीसगढ़ की? इट इज द रायपुर। और कौन सा फेस्टिवल है जो यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन सेलिब्रेट करती है बास्तर में, और ये बहुत यूनिक है? दिस इज द बस्तार दशहरा, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, PM E-Drive scheme recently seen in the news is proposed by which ministry for promoting electric mobility in India? हाल ही में समाचारों में रही PM E-Drive योजना भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है? द करेक्ट आंसर हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है PM E-Drive स्कीम को, जिससे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट किया जाए। और इसी के साथ याद रखिएगा कि फेम जो प्रोग्राम था वो रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बजट तैयार किया गया है 10,900 करोड़ रुपए का अगले 2 सालों के लिए, और इसको प्रपोज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने। इस स्कीम का पर्पज है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन को बूस्ट करना बाय ऑफरिंग अपफ्रंट इंसेंटिव्स फॉर ईवी परचेजेस। फोकस यहाँ पे रहेगा रिक्वायर्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना ईवी यूज के सपोर्ट के लिए। गोल क्या है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का, और उसको रिड्यूस करना और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ये जो स्कीम है ये प्रमोट करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और एडवांस्ड ईवी टेक्नोलॉजीज को टू इनहैंस द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो PM E-Drive स्कीम को किस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कौन सी कंट्री है जो लीड करती है दुनिया में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट शेयर एज ऑफ 2022? ये कंट्री है नॉर्वे। प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा यूज होता है लिथियम आयन ईवी बैटरी में? सो ऑब्वियसली इट इज द लिथियम मटेरियल। कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं पर कैपिटा? दिस इज द कंट्री नीदरलैंड्स, ओके। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, Recently, the Maharashtra government announced the establishment of a tribal university in which district? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर हियर इज नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। इन्होंने अनाउंस किया है कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी नासिक में टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड फ्यूचर ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी फ्रॉम किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स, ठीक है। तो 80% इसकी सीट्स रिजर्व होंगी टोटली ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। और एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज गवर्नर के पास सिर्फ अथॉरिटी होगी टू स्टैब्लिश एंड डेवलप सच इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। पर्पज यहाँ पे क्या है? मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारे ट्राइबल बच्चों के लिए, जिससे कि कॉम्पिटिटिवनेस इनहैंस और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए। ये यूनिवर्सिटी फीचर करेगी एडवांस्ड फैसिलिटीज को, पर्टिकुलरली इन इंजीनियरिंग, और ये कंट्रीब्यूट करेगा टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। फाइन। नासिक के रिगार्डिंग अगर हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखें तो कौन सी रिवर है जो फ्लो होती है थ्रू द सिटी ऑफ नासिक? इट इज द गोदावरी। नासिक जाना जाता है फॉर विच बाइनियल रिलीजियस फेस्टिवल? इट इज नोन फॉर कुंभ मेला, राइट। इसके अलावा कौन सा इंडियन स्टेट है जिसके पास ऑलरेडी एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी? दिस इज द स्टेट मध्य प्रदेश, राइट। और ये फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी थी जिसको कि 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। ये लोकेटेड है अमरकंटक में, मध्य प्रदेश स्टेट के। तो इसी के साथ हमने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। यहाँ पे अब हम आगे चलेंगे और अपना रिवीजन वाला पार्ट कवर करेंगे। डेली बेसिस पे हम यहाँ पे 3 टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं और आज का हमारा टॉपिक कौन कौन सा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के कुछ क्वेश्चन जो पास्ट में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पे पर्पज है रिवीजन, इनको हम 1 लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। सेकेंड पोजीशन पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस और देखेंगे कौन सी चीजें न्यूज में आई हैं।
थर्ड पोजीशन पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले अवार्ड्स एंड ऑनर्स की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं मार्च, दिसंबर, जनवरी, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस एक्चुअली में शफल्ड फॉर्मेट में लिए गए हैं और ये पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स हैं जो ऑलरेडी हम पीछे के सेशन में कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम एज अ रिविजन फिर से इनको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Recently, who has been appointed as the chairman of the Central Board of Secondary Education? CBSE के लिए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं राहुल सिंह। काशी तमिल संगमम that was recently inaugurated is an initiative of which ministry? ये इनिशिएटिव है एजुकेशन मिनिस्ट्री का। श्री शेंदु मुखोपाध्याय who recently won the 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार is a prolific writer of which language? ये बंगाली में लिखते हैं। वी श्रीनिवासा प्रसाद who recently passed away was associated with which field? इनका हाल ही में निधन हो गया, ये पॉलिटिशियन थे। मनोहर जोशी who passed away recently was the former chief minister of which Indian state? मनोहर जोशी पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के और हाल ही में इनका भी निधन हो गया। Recently, who has been elected as the new president of European Council of European Union? इसके लिए नियुक्त हुए हैं एंटोनियो कोस्टा। Recently, who has made history as the first Indian to receive the prestigious Nelson Mandela Lifetime Achievement Award? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है विनोद गनात्रा को इस साल और इसी के साथ ही पहले इंडियन बन गए हैं टू रिसीव दिस ऑनर। ओके, कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो फिर वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी हमारी रहेगी आज लोकेशंस की। इसमें कुछ प्लेसेस देखते हैं जो न्यूज़ में थे पिछले दिनों। Which Indian city achieved the highest ranking in India in Mercer's Quality of Living City Index 2023? कौन सी सिटी थी इंडिया की जिसने हाईएस्ट रैंकिंग अचीव की इस इंडेक्स में? दिस इज द सिटी ऑफ हैदराबाद। साइपन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशन? ये आइलैंड है पैसिफिक ओशन में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? इसके लिए वेन्यू रहा फरीदाबाद इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये माउंटेन है तंजानिया कंट्री में। Ayutthaya city is located in which country? ये सिटी है थाईलैंड में। Port of Odisha, which was seen in the news due to an attack on its port infrastructure, is located in which country? ये पोर्ट लाई करता है यूक्रेन में। Galapagos Islands is located in which ocean? ये आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में, ठीक है। और थर्ड पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 2024? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के लिए हमने थीम रखी थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या बताएंगे? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हर साल 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 17 फरवरी को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे ईच ईयर? ये दिन ऑब्जर्व होता है 5 मार्च को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग एवरी ईयर? दिस इज 26 जून। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2024? वर्ल्ड अस्थमा डे के लिए हमने थीम रखी है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, ठीक है। और वर्ल्ड अस्थमा डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर है मई मंथ का जो फर्स्ट ट्यूसडे पड़ता है उसमें हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हर साल डेट बदलती रहती है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड प्री इक्लेम्सिया डे एनुअली? आंसर इज 22 May। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनजीओ डे 2024? आंसर इज बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर आपसे पूछा जाए एनजीओ डे कब मनाते हैं तो वर्ल्ड एनजीओ डे हर साल हम 27 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने आज के 10 करंट अफेयर्स कर लिए और इसके अलावा जो 3 कैटेगरीज हम एज अ रिवीजन कवर करते हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सेशन को वाइंड अप करती हूँ मैं कुछ होमवर्क के साथ और आज आपको होमवर्क में स्पोर्ट रिलेटेड एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको आई एम श्योर पता होगा। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप अटेम्प्ट करिए, एटलीस्ट उनके आंसर्स कमेंट्स में मेंशन करिए और फिर जो नहीं आते धीरे धीरे वो भी आप सीख जाएंगे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप में से कोई भी इनका पीडीएफ फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, ओके। चलिए फिर हम कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हसन साइनिंग ऑफ।